जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें प्रस्तावना के बारे में, संविधान की जो IAS हुआ, CGL हुआ, SSC हुआ, CHSL हुआ, हर एक एग्जाम में यहाँ से कहना कि प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से, जितने भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है तो अच्छे समझते हैं। परिचय भूमिका होती है, क्या होती है, एक प्रकार की परिचय भूमिका होती है। अब इसको समझते हैं। प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, दूसरा इसका प्रश्न क्या बन सकता है, प्रस्तावना का विचार हमारे संविधान में कहाँ से आया है। तो जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका की संविधान से आया है। कहाँ से आया है, अमेरिका के संविधान से आया है। संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से आया है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जो संविधान की प्रस्तावना का विचार है उसको अमेरिका से लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर देखें इसका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। सबसे पहले तो तारीख है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, सबसे पहले किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। आगे देखते हैं। अब समझते हैं प्रस्तावना क्या है। इसमें लिखा है सबसे पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। इसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। नवंबर 1949 के इस 26वें दिन हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को सौंप दें। यह हमारी संविधान की प्रस्तावना है। आगे देखते हैं इसमें अब क्या है। और अगर हम इसको और थोड़ा से समझें या जानें तो प्रस्तावना के तत्व हैं उनको हम समझ सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, पहला लिखा है यहाँ पे संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा लिखा है भारत की प्रकृति, अगला लिखा है इसमें पॉइंट संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान के स्रोत हैं। उसमें स्रोत क्या है, हम और भारत के जो भी लोग हैं सभी स्रोत इन्हीं में निहित है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति कैसी है, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य में। उद्देश्य में पहला आता है न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, समता और समानता के बारे में बताया गया है, व्यक्ति का गौरव के बारे में बात की गई है, राष्ट्र की अखंडता के बारे में बात की गई और बंधुता के बारे में बात की गई है। यह संविधान के उद्देश्य हैं। आगे समझते हैं इसको। तो अगर बात करें इसके पहले पॉइंट के, संप्रभु क्या है। संप्रभु का मतलब समझते हैं, भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी का दबाव नहीं है, चाहे वो भारत का आंतरिक का मामला हो चाहे बाहरी मामले हो, वह स्वतंत्र रूप से अपने आप के फैसले ले सकता है भारत। ठीक है, आगे बात करते हैं समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट और हमारे जब प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं। अब समझते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धर्म का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अब आगे समझते हैं इसको। इसमें है लोकतांत्रिक क्या है। अगर बात करें कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सारी ताकत जनता के हाथों में होती है। अब यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। ठीक है, जहां पर जनता स्वयं हमारे कोई कानून को जाए बनाए और कहे तो वहां पर होता है प्रत्यक्ष रूप से। यह हमने देखा, स्विट्जरलैंड में इसको देखा गया है। एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। भारत में है जो क्या होता है, यहाँ व्यक्तियों के द्वारा किसी विधायक, किसी सांसद को चुन लिया जाता है, वह अपनी बात जब हमारे केंद्र सरकार तक पहुंचाता है वह होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुनती भारत की जनता ही है उनको। 5वां पॉइंट देखते हैं, इसको हम कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र क्या है, भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत तरीके से नहीं चुना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में होता है, राजा का ही लड़का राजा बनेगा, ऐसे भारत में नहीं है। यहाँ पे चुनाव के माध्यम से जो जीतेगा वो आगे आएगा। ठीक है, वही राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पे वंशानुगत कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब बात करें न्याय के बारे में। तो न्याय पता ही 3 प्रकार के बताए गए थे न्याय। पहला था सामाजिक न्याय और दूसरा था आर्थिक न्याय। तो बात करते हैं पहले सामाजिक न्याय के बारे में। हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक कारण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक सुधार हेतु योजनाएं कौन कौन सी आई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक न्याय में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। आगे समझते हैं। अब समझते हैं राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय क्या होता है। इसमें बताया गया है
प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक दफ्तर में जाने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार होता है। इसी को ही राजनीतिक न्याय कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं स्वतंत्रता के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना विकास करने की स्वतंत्रता है, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं होते हैं। ठीक है, जो पता ही है हमारे मौलिक अधिकार भाग 2 में है। इसमें हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 जो पढ़े थे। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इसके 19 के 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है संचरण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास की स्वतंत्रता और छठवां है आजीविका की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे बात करें समानता या समता के बारे में, जो हमें कहीं ना कहीं आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताता है। अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समता या समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, जो हमें आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, लोक नियोजन में समानता सभी को, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता है सभी को। आर्टिकल नंबर 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता माने छुआछूत नहीं माना जाएगा। ठीक है, 18 में है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कोई उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। बात करते हैं व्यक्ति का गौरव के बारे में। संविधान प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पवित्र मानता है और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, के गौरव की बनाए रखे। ठीक है, उसके गौरव को विखंडित ना करे। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ से किया गया है, इसके रूप में किया गया है, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात की गई है बंधुता के बारे में। बंधुता यानी होता है भाईचारे की भावना। अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधियों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, यह हमारी बंधुता के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे केस आया था बेरुबारी संघवाद, जो 1960 का एक फेमस केस था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक बेहतरीन एक केस आया जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जो हमने अभी समझे हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।